हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू लर्न विद देवी। शुरू करेंगे अपना आज का सेशन। पर्यावरण के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि ये पहले भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी आपके एग्जाम के लिए ये उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है? सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सबसे प्रभावपूर्ण विधि नहीं है। व्याख्या अगर आप बच्चों को व्याख्या कराएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे और बच्चों को नींद आने लगेगी। व्याख्यान विधि कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पर ए, व्याख्यान विधि, जो कि पर्यावरण अध्ययन के लिए प्रभावपूर्ण विधि नहीं मानी जाती है। यहाँ पर सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? अगर सबसे अच्छी विधि की बात की जाए तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? पर्यावरण के लिए, सामाजिक अध्ययन के लिए सबसे अच्छी विधि होगी भ्रमण विधि। ठीक है, लेकिन अभी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। जो आपसे पूछा गया है कि प्रभावपूर्ण विधि नहीं है तो वो होगी व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना, सरकारी योजना का निर्वाह, प्रत्यक्ष अनुभव, पिकनिक मनाना। तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सी, डायरेक्ट अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चे इस चीज़ से डायरेक्ट अनुभव करेंगे जा करके। प्रत्यक्ष अनुभव बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि वो देखेंगे और इस चीज़ को समझेंगे अच्छे से। तो संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर? प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता क्या है? कि बच्चों में करके सीखने की प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है। तो जहाँ भी आपके पेडागोजी में रटना शब्द आ जाए वहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत होगा। बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता का विकसित करती है। बच्चे को हर दिशा में सोचने की जो आपकी योग्यता है उसको विकसित करना है। एक दिशा में बच्चे का सोचना वो हमेशा गलत होगा। पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन आपके गलत हैं। सही ऑप्शन जो होगा, बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करना सृजनात्मकता का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है? अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या देता है? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन हमारा सही होगा बी। अगर बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे तो ये एक पर्यावरण अध्ययन, जो आपके पर्यावरण शिक्षण का एक सबसे अच्छा कारक होगा कि बच्चे आप शिक्षा से जो है वो अभिप्रेरित हो रहे हैं, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। कि अगर बच्चे आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग बच्चे आपसे कर रहे हैं, अगर बच्चे आपसे कक्षा में एक प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, कक्षा में खामोशी है, बच्चों की अधिक उपस्थिति, ये इस चीज़ का संकेत नहीं है कि बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं या वो अभिप्रेरित हैं शिक्षण के प्रति। बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यार्थियों को हवा में भार होता है ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक विधि के मुख्य सही चरण क्या होगा? एक टीचर जो आपको विद्यार्थी को सिखा रहा है कि हवा में भार होता है, इसके ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक विधि का मुख्य सही चरण क्या होगा? वैज्ञानिक विधि ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए। सबसे पहले हमें समस्या का पता होना चाहिए कि समस्या क्या है। हमें ज्ञात करना है कि हवा में भार क्यों होता है, ये हमारी प्रॉब्लम है। इसके बाद हम ये परिकल्पना करेंगे, शायद हवा में भार किस लिए है, क्योंकि इसमें गैसें ज़्यादा हैं, पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, हवा ज़्यादा है, किस वजह से यहाँ पर हवा में भार होता है। इसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे, इसके बाद फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो जो आपके चरण मुख्य सही होगा, समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, देन निष्कर्ष ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निर्जलीकरण। निर्जलीकरण यानी कि पानी की कमी से ग्रस्त बच्चों के शरीर में किस पदार्थ की कमी होती है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर लवण और जल। निर्जलीकरण से ग्रस्त बच्चे बालक के शरीर में हमेशा लवण और जल की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्या? जल। जल जो कि आपके ठोस, बर्फ, गैस और द्रव तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। तो जल ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। बिहार राज्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को किस नाम से जाना जाता है? बिहार राज्य में गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ए, सूसू। सूसू के नाम से डॉल्फिन को, मछली को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म ठीक है? निम्न में से कौन सा युग्म ठीक है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। केरल में नहीं।
काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, 2 सींग वाला गैंडा, ये भी ऑप्शन कहते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? असम में है, जो 1 सींग वाले दरियाई घोड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट है पक्षियों की चोंच निम्न में से किस पर आश्रित होती है? पक्षियों की चोंच निम्न में से किस पर आश्रित होती है? पक्षियों के पंजों पर, पक्षियों के पैर पर, भोजन के प्रकार पर, या इनमें से सभी? तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर सी, भोजन के प्रकार। जिस तरीके का भोजन होगा उसी पर पक्षियों की चोंच आश्रित होती है। खाद्य श्रृंखला के अनुसार निम्न में से कौन सा वर्ग आता है? खाद्य श्रृंखला के अनुसार मनुष्य निम्न में से कौन से वर्ग में आता है? तो मनुष्य शाकाहारी और सर्वाहारी वर्ग में आता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी सही होता है। संचार के लिए उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? संचार के लिए उपग्रह कहाँ पर स्थापित किए जाते हैं? ऑप्शन सही होता है बी, धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। समाज में कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? समाज में कौन सी इकाई है जिसमें रक्त संबंध पाए जाते हैं? तो परिवार में रक्त संबंध पाया जाता है। गांव, पड़ोस और समुदाय में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियों की संख्या होती है। आपके यूपी टेट में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और आप देखेंगे कि यूपी टेट में प्रीवियस क्वेश्चन जो है उन सभी को आप एग्जाम से पहले करके जाइए, क्योंकि यूपी टेट में प्रीवियस क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं और कम से कम भी आपको 4-5 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको रिपीटेड मिलेंगे हर सब्जेक्ट से। तो क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र की तीलियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 24। ऑप्शन सही होता है सी। पौधे में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होगा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो उसमें वो कौन सी ऊर्जा होती है जिसका प्राथमिक स्रोत होगा? ऑप्शन सही होता है यहाँ पर सी, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा ही पेड़ पौधे अपने भोजन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या नहीं है? एक अच्छा जो परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषताएं होती हैं कि वो वैध होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। वैध होना चाहिए कि जिस चीज़ का आप आकलन कर रहे हैं वो उस चीज़ का मापन करता है या नहीं करता है। विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। जो विशेषता नहीं है वो है उत्तीर्ण करना। अच्छे परीक्षण की विशेषता ये नहीं है कि आपने उसको पास कर दिया तो इसकी अच्छी कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा है कि आपने पास कर दिया, जी नहीं। अच्छे पेपर में हमेशा विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता और वैधता जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। निम्न में से एक श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है? टेप रिकॉर्डर को आप सुन सकते हैं, मॉडल को आप देख सकते हैं, दृश्य सामग्री है, रेडियो श्रव्य सामग्री है, भ्रमण विधि आपकी श्रव्य और दृश्य। यहाँ पर आप इसको सुन भी सकते हैं, गाइड आपके साथ में होता है, टीचर आपके साथ में होते हैं तो वो आपको बताएंगे भी और उसे आप देख भी सकते हैं और सुन समझ भी सकते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर डी, भ्रमण एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या है? पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत अपने आसपास के परिवेश को जानने का सबसे सरल माध्यम क्या होगा? अवलोकन के। वहाँ पर आप उन चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन छात्रों को उत्तीर्ण करना, ऑप्शन गलत होगा। छात्रों को अनुत्तीर्ण करना, ऑप्शन गलत होगा। और छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाना, ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत होगा। छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना, ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। बीजों के अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक क्या है? बीजों का अगर आप बच्चों से अंकुरण करवा रहे हैं, बीजों के अंकुरण को देख रहे हैं तो प्रभावी शिक्षण होगा बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना। कि जब आप चने का बीज, मटर के बीज को बच्चों को दिखाएंगे, वो उसका डेली अवलोकन करेंगे तो आप वो बच्चे देखेंगे कि इसमें से आज थोड़े थोड़े निकल के आए हैं, उसके बाद वो प्लांट बन रहा है, किस तरीके से वो 2 टुकड़ों में बट रहा है। तो इस तरीके से जब बच्चे अवलोकन करेंगे तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, rather than कि आप बच्चे को बताएंगे या उसको बुक्स में पढ़ाएंगे। तो उससे ज़्यादा बच्चा जो है उसको देख करके ज़्यादा अच्छे से उसको समझ में आएगा। तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर डी, बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों के द्वारा प्रतिदिन उसको अवलोकन करना।
बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल कौन सी नदी पर बना है? बिहार राज्य में सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? ऑप्शन सी होता है यहाँ पर ए, गंगा नदी पर। गंगा नदी पर सबसे लंबा रेल पुल बना है। मखाना की खेती के लिए कौन सा देश अग्रणी राज्य है? मखाना की खेती के लिए बिहार यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी। एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है और रोगी को कौन से विटामिन की कमी द्वारा लगातार रक्त बह रहा है? एक, जब आपको चोट लगती है, किसी को चोट लगती है तो लगातार घाव से जो रक्त बहता है वो किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर ए, विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो रक्त बहने की जो प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है कि लगातार रोगी को घाव से रक्त बह रहा होता है, वो विटामिन के की कमी से होता है। बी की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन सा होता है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट है, प्लेग नामक रोग कौन से जीव के द्वारा फैलाया जाता है? प्लेग नामक रोग कौन से जीव के द्वारा फैलाया जाता है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, चूहे के द्वारा। चूहे के द्वारा प्लेग रोग फैलता है। चूहे के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? चूहे के द्वारा प्लेग रोग फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? खनिज तेल, बायोगैस। ऑप्शन हमारा सही है। जो युग्म सही नहीं है वो है खनिज तेल। जैव कचरा, बायोगैस, पशु मल से बायोगैस बनती है, मानव मल से बायोगैस, आपकी खनिज तेल, बायोगैस, ये ऑप्शन युग्म ठीक नहीं है। तो ऑप्शन सही होगा यहाँ पर ए। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सही होता है छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। छात्रों की विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना। पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, जीवों का संरक्षण करना, प्रदूषण उन्मूलन और इनमें से सभी। तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, इनमें से सभी पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य है। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, अंधविश्वास में रुचि। अंधविश्वास में रुचि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर बी, परिणामात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कौन सी विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता है? कौन सी विधि है जिसको वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन सही होता है यहाँ पर डी, प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में मान्यता दी गई है। सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने पर्यावरण के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो कैसी लगी है इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से क्योंकि हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।